गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं जो पहली नजर में शायद सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट्स या डेटा साइंटिस्ट्स का क्षेत्र लग सकता है। आमतौर पे लोगों को यही लगता है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये वो कोर इंजन है जो आज की आधुनिक दुनिया, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और जो मैसिव कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें चला रहा है। सही कहा। हमारे सामने एक बहुत ही शानदार स्रोत है, द क्वांटिटेटिव डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के कुछ बेहद महत्वपूर्ण अंश। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इस पूरे प्रोसेस को डिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी उसको बारीकी से समझना। हाँ, हमें ये समझना है कि आखिर कैसे कच्चा डेटा, जिसे हम रॉ नंबर्स कहते हैं, वो एक सार्थक, स्ट्रेटेजिक और एक्शनेबल इंफॉर्मेशन में बदल जाता है, जो कि बहुत जरूरी स्टेप है ना? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बड़ी संस्थाओं और सरकारों के डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा आधार बनती है। अगर इसको एक आसान एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कारखाने में रॉ मटेरियल का आना और वहां से एक हाईली इंजीनियर्ड पॉलिश्ड प्रोडक्ट का बाहर निकलना। कच्चा माल अपने आप में शायद उतना इम्पैक्ट ना डाले, पर प्रोसेसिंग के बाद वही मार्केट डायरेक्शन तय करता है। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के दौर में ये विश्लेषण वाकई बेहद जरूरी हो जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर तरफ से सिर्फ आंकड़े और संख्याएं हमारी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रही हैं। आमतौर पर एक गलतफहमी होती है कि अगर किसी संस्था के पास मैसिव डेटा सेंटर्स हैं और गीगाबाइट्स में नंबर्स जमा हो रहे हैं तो उनके पास ज्ञान है या उन्हें मार्केट का पता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ नंबर्स होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिर्फ डेटा होना और उस डेटा के अंदर छुपी हुई इंटेलिजेंस को एक्सट्रैक्ट करना, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। हमारा फोकस आज सिर्फ इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर नहीं होगा कि डेटा क्या होता है। हाँ, हम उससे आगे जाएंगे। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस काम कैसे करता है और क्यों एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज को इस रॉ डेटा और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन के सफर को मास्टर करना ही पड़ता है। अगर ये ब्रिज कमजोर हो तो सबसे बड़ा डेटा पूल भी किसी बिजनेस को डूबने से नहीं बचा सकता। तो इस सफर के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, जिसे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेटा यानी कच्चा डेटा कहा जाता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी एमआईएस के संदर्भ में जब हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो हम प्योरली न्यूमेरिकल वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी इसमें कोई पर्सनल बायस नहीं है। सही पकड़ा। इसका सबसे बड़ा लक्षण यही है कि ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें किसी की राय, मूड या सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की कोई जगह नहीं होती। ये सिर्फ मेजरेबल है, स्टैटिस्टिकल मेथड से एनालाइज होने के लिए बिल्कुल तैयार। अब हम सब जानते हैं कि सेल्स फिगर्स क्या होते हैं। हर दिन का बिक्री का आंकड़ा। हाँ,
और प्रॉफिट मार्जिन्स भी हम समझते हैं। लेकिन MIS के नजरिए से देखें तो जब एक नेशनल वाइड रिटेल चेन में त्योहारों के सीजन में एक दिन में लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो सिस्टम के लिए वो सेल्स फिगर्स और प्रॉफिट मार्जिन्स सिर्फ रॉ इंटिजर्स की तरह आते हैं। एकदम कच्चे नंबर्स। बिल्कुल, हर बारकोड स्कैन होने पर एक नंबर जनरेट होता है, हर एक सप्लाई चेन मूवमेंट पर इन्वेंट्री लेवल्स रिकॉर्ड होते हैं, गोदाम में कितना सामान पड़ा है। सही कहा। और फैक्ट्री फ्लोर्स से प्रोडक्शन आउटपुट के आंकड़े लगातार सर्वर पर हिट करते हैं कि आज कितने यूनिट्स बने। ये सब बिल्कुल अनफिल्टर्ड कच्चा डेटा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रॉ डेटा इस पॉइंट पर बिल्कुल डम यानी मूक होता है। हाँ, वो अपने आप में कोई कहानी नहीं सुनाता। अगर एक डैशबोर्ड पर सिर्फ ये लिखा जाए कि आज 1000 गाड़ियां फैक्ट्री से निकलीं या आज का प्रोडक्शन आउटपुट इतना रहा, तो एक CEO उस नंबर के आधार पर अगले 5 साल की स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता। वो तो सिर्फ एक स्नैपशॉट है उस पल का। बिल्कुल। और ये आंकड़े सिर्फ आर्थिक या ऑपरेशनल नहीं होते। हमारे स्रोत में फाइनेंशियल रेशियोज को भी एक रॉ इनपुट की तरह देखा गया है, जो सिस्टम को लगातार फीड किया जाता है। पर सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा तब आता है जब हम ह्यूमन एलिमेंट को क्वांटिफाई करते हैं। ह्यूमन एलिमेंट मतलब इंसानी व्यवहार। हाँ, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। मैं यही सोच रही थी कि हम एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी या ग्राहक की संतुष्टि को ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव डाटा कैसे मान सकते हैं। क्योंकि ग्राहक का अनुभव तो पूरी तरह से एक सब्जेक्टिव भावना है। कोई ग्राहक गुस्से में हो सकता है, कोई बहुत खुश हो सकता है। एक ह्यूमन इमोशन को हम उस रॉ मैथ ड्रिवन MIS फ्रेमवर्क में कैसे फिट करते हैं? यही MIS की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सिस्टम उस सब्जेक्टिव इमोशन को स्ट्रिप डाउन कर देता है। अच्छा। जब कोई ग्राहक किसी ऐप पर या सर्विस के बाद फीडबैक में 3 स्टार या 5 स्टार पर क्लिक करता है, तो MIS उसके गुस्से या उसकी खुशी की कहानी को नहीं पढ़ रहा होता। वो सिर्फ नंबर देखता है। सही कहा। वो सिर्फ एक डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वैल्यू कैप्चर करता है, नंबर 3 या नंबर 5। उसी तरह एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के मामले में सिस्टम ये नहीं देखता कि कर्मचारी आज थका हुआ था या मोटिवेटेड था। वो क्या रिकॉर्ड करता है फिर? वो सिर्फ ये रिकॉर्ड करता है कि 8 घंटे की शिफ्ट में कितने कोड कमिट्स हुए, कितने कॉल्स अटेंड किए गए या कितने ऑर्डर्स पैक हुए। ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम्स, मशीन्स में लगे सेंसर्स, ट्रांजैक्शन लॉग्स और डिजिटल सर्विस के जरिए लगातार इकट्ठा होता रहता है, बिना रुके। इस लेवल पर आकर हर एक चीज, चाहे वो फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो या इंसानी इमोशन, सिर्फ एक मैथमेटिकल डेटा पॉइंट बन जाती है। ये आगे आने वाले सभी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स की बुनियाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो भंडार में पड़े सामान की गिनती हो या एक अनहैप्पी कस्टमर का 1 स्टार रेटिंग, इस स्टेज पर आकर सब कुछ सिर्फ एक मैसिव डेटाबेस की रोज और कॉलम्स में बदल चुका है। एकदम सही समझिए आप। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की, कच्चा माल गोदाम में पड़े रहने से प्रॉफिट नहीं देता, उसकी प्रोसेसिंग होनी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और यहीं पर हमारी चर्चा का दूसरा और शायद सबसे क्रूशियल हिस्सा आता है, जिसे स्रोत में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कहा गया है, जो कि डेटा का अगला रूप है। हाँ, जब इस जमा किए गए कच्चे असंगठित डेटा को MIS के एल्गोरिदम्स और एनालिटिकल मॉडल्स के थ्रू गुजारा जाता है, तब जाकर वो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन यानी एक सार्थक जानकारी में तब्दील होता है, जहां से एक्शन लिया जा सके। सही कहा। ये वो फेज है जहां नंबर्स बोलना शुरू करते हैं और इसी एक्शनेबल इंफॉर्मेशन के दम पर लीडरशिप टीम्स हवा में तीर चलाने के बजाय ठोस डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेती हैं। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही किसी भी आधुनिक एंटरप्राइज का असली कंपैरेटिव एडवांटेज है। चलिए उन्हीं रॉ डेटा पॉइंट्स को देखते हैं जिनकी हमने अभी बात की थी और समझते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन में कैसे इवॉल्व होते हैं। बिल्कुल, उससे क्लियर पिक्चर मिलेगी। पहले हमने सिर्फ हिस्टोरिकल सेल्स फिगर्स देखे थे कि पिछले महीने क्या बिका, लेकिन जब MIS उस रॉ डेटा को पिछले 5 साल के डेटा, मौसम के पैटर्न्स और मार्केट ट्रेंड्स के साथ मिलाकर एनालाइज करता है, तो वो सेल्स फोरकास्ट में बदल जाता है। यानी आगे क्या होने वाला है उसका अनुमान। हाँ, अब मैनेजर के पास सिर्फ एक डेड नंबर नहीं है, बल्कि एक प्रिडिक्टिव मॉडल है जो बता रहा है कि आने वाले त्योहारी सीजन में कौन सा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। उसी तरह जो प्रॉफिट मार्जिन्स और फाइनेंशियल रेशियोज अलग अलग स्कैटर्ड थे, जब उन्हें सिंथेसाइज किया जाता है
तो वो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बन जाते हैं। जैसे इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट्स। सही। ये रिपोर्ट्स कंपनी की ओवरऑल हेल्थ का एक्सरे होती हैं। और ऑपरेशनल साइड पर भी ये एवोल्यूशन उतना ही ड्रामेटिक है। मैं देख रहा था सोच में कि जैसे इन्वेंट्री का रॉ डेटा सिर्फ ये बताता है कि गोडाउन में कितना सामान है, जो कि अपने आप में काफी नहीं है। बिल्कुल। पर MIS उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज में कन्वर्ट कर देता है। इस मैट्रिक से सप्लाई चेन मैनेजर को क्लियर विजिबिलिटी मिलती है कि कौन सा सामान डेड स्टॉक बन रहा है और कौन सा सामान इतनी तेजी से फ्लाई ऑफ द शेल्व्स हो रहा है कि उसकी सप्लाई चेन में बॉटलनेक आने वाला है। एकदम एक्शनेबल इनसाइट। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI एनालिसिस की बात आती है। संस्था ने मार्केटिंग कैंपेन में या नई मशीनरी में मिलियंस इन्वेस्ट किए हैं। MIS उस इन्वेस्टमेंट डेटा को रियल टाइम रेवेन्यू अपलिफ्ट डेटा के साथ क्लैश करवाता है और एक क्लियर परसेंटेज देता है कि उस स्पेसिफिक डिसीजन ने कितनी वैल्यू डिस्ट्रॉय की या क्रिएट की। हाँ, जो मैनेजर्स को बताता है कि कैपिटल कहाँ एलोकेट करनी है। उसके अलावा एक संस्था वैक्यूम में तो ऑपरेट करती नहीं है, इसलिए मार्केट शेयर परसेंटेजेस जैसी जानकारी बहुत अहम हो जाती है। वो कैसे? आपकी अपनी सेल्स बढ़ रही हैं, ये देखना रॉ डेटा है, पर जब सिस्टम उसको ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ और कॉम्पिटिटर्स के अवेलेबल डेटा के कंटेक्स्ट में प्रोसेस करता है तो पता चलता है कि एक्चुअल में आप मार्केट शेयर जीत रहे हैं या लूज कर रहे हैं। मतलब सिर्फ अपना डेटा देखना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और उन ह्यूमन मैट्रिक्स की बात करें जिन पर हमने पहले चर्चा की थी, जैसे एम्प्लॉय मैट्रिक्स, उनका क्या होता है? MIS उस डेटा को एनालाइज करके एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स निकालता है, यानी कितने लोग कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, अगर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में लगातार प्रोडक्टिविटी गिर रही है और लोग जल्दी कंपनी छोड़ रहे हैं तो HR के लिए ये एक रेड फ्लैग, एक एक्शनेबल इंफॉर्मेशन बन जाता है कि वहां के कल्चर या मैनेजमेंट स्टाइल में कोई सीरियस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है। एक और बड़ा एग्जाम्पल जो स्रोत में हाईलाइट किया गया है वो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट्स या CAC। ये मार्केटिंग की दुनिया का शायद सबसे बड़ा मेट्रिक है। बहुत बड़ा। सिस्टम क्या करता है कि वो टोटल मार्केटिंग स्पेंड के डेटा को उठाता है और उसको नए ग्राहकों की अनऑब्जेक्टिव रेटिंग्स और ऑनबोर्डिंग डेटा के साथ कंबाइन करता है। रिजल्ट में एक सिंगल पावरफुल नंबर मिलता है जो बताता है कि एक नए ग्राहक को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने में कितने पैसे लग रहे हैं। सही बात है। अब ये सब जानकारियां मैनेजर्स को रॉ टेबल्स में नहीं मिलती। MIS इन्हें आकर्षक और आसानी से समझ आने वाले फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है, जैसे विजुअल डैशबोर्ड्स, कॉम्प्लेक्स चार्ट्स, इंटरैक्टिव ग्राफ्स और एग्जीक्यूटिव समरीज। विजुअल्स का बड़ा रोल होता है इसमें। बिल्कुल। इन विजुअल्स के जरिए एक डिसीजन मेकर एक ग्लांस में ट्रेंड्स पहचान सकता है, अनोमली स्पॉट कर सकता है और ये माप सकता है कि करंट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एक्चुअल ग्राउंड पर काम कर भी रही है या नहीं। असल में होता यह है कि ह्यूमन ब्रेन हजारों रोज वाले एक्सेल शीट को प्रोसेस करने के लिए नहीं बनाए, पर जब वही डेटा एक वेल डिजाइन ग्राफ में एक शार्प अपवर्ड या डाउनवर्ड कर्व की तरह दिखता है तो ह्यूमन कॉग्निशन तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत समझ आ जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। और यही MIS का अल्टीमेट गोल है, डेटा को उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना जो इंसानी दिमाग को इमीडिएट और एक्यूरेट डिसीजन लेने के लिए ट्रिगर करे। यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है जब हम इस पूरे थ्योरेटिकल और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को एक रियल वर्ल्ड मैसिव स्केल के उदाहरण पर अप्लाई करके देखते हैं। स्केल की बात करें तो चीजें और क्लियर होती हैं। और हमारे पास इस प्रोसेस को समझने के लिए भारत के GSTN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क से बेहतर कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल नहीं हो सकता। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर हम स्केल और कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो GSTN एक ऐसी आर्किटेक्चर है जो इस पूरे डेटा टू इंफॉर्मेशन पाइपलाइन का एक प्राइम एग्जाम्पल है। इमेजिन कीजिए इसका रॉ डेटा वॉल्यूम। पूरे देश में हर दिन करोड़ों छोटे बड़े व्यापारी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स अपने इनवॉइसेस और टैक्स फाइलिंग सिस्टम में फीड कर रहे हैं। और इसमें अनगिनत डेटा पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल। इस आने वाले रॉ डेटा में कई ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स होते हैं, जैसे एग्जैक्ट सेल्स वॉल्यूम्स, ट्रांजैक्शन के अमाउंट्स, किस कैटेगरी पर क्या टैक्स रेट लागू है और लेन देन की फ्रीक्वेंसी। एक आम दिन में ये सिर्फ करोड़ों रोज का एक एंडलेस डेटा स्ट्रीम है जिसका अपने आप में कोई अर्थ निकालना मुश्किल है। सही कहा। अगर कोई इस रॉ डेटा को देखे तो वो पूरे देश की आर्थिक स्थिति का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा,
क्योंकि वो नंबर्स पूरी तरह से फ्रैगमेंटेड और आइसोलेटेड हैं। वहीं पर उस मैसिव स्केल के कच्चे डेटा से सार्थक और स्ट्रेटेजिक जानकारी निकालने का असली आर्किटेक्चर फंक्शन करना शुरू करता है। जीएसटीएन का बैकएंड इस पूरे कोलोसल डेटा पूल को लगातार इंजेस्ट, क्लीन और प्रोसेस करता है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स विश्लेषण। हाँ, और इस कॉम्प्लेक्स विश्लेषण के बाद जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बाहर आती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए एक बैकबोन का काम करती है। उदाहरण के तौर पर जीएसटीएन उस रॉ इनवॉइस डेटा को प्रोसेस करके एक क्लियर पिक्चर देता है कि इस क्वार्टर में एक्चुअल टैक्स रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ। ये सिर्फ जोड़ घटाव नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक सिंपल एडिशन नहीं है, बल्कि इसमें कंप्लायंस रेट्स का डीपली मैथमेटिकल मॉडल शामिल होता है। ये देखना कि कितने परसेंटेज रजिस्टर्ड बिजनेसेस वक्त पर और एक्यूरेटली टैक्स भर रहे हैं। इससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी का पता चलता है। और सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही नहीं, इस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से देश की एक्चुअल इकोनॉमिक पेसिंग का पता चलता है। डेटा डैशबोर्ड पर ये क्लियरली मैप हो जाता है कि कौन सा स्पेसिफिक सेक्टर जीडीपी में कितना योगदान दे रहा है। सही बात है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के ट्रांजैक्शंस में अचानक डिप आता है और एफएमसीजी सेक्टर में स्पाइक आता है, तो ये सिर्फ डेटा पॉइंट्स नहीं है, ये इकोनॉमी की दिशा का मैक्रो लेवल इंडिकेटर है। इसके अलावा एडवांस्ड एल्गोरिथम्स इस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके टैक्स इवेजन ट्रेंड्स यानी टैक्स चोरी के पैटर्न्स को स्पॉट करते हैं, जो कि मैनुअल तरीके से लगभग नामुमकिन है। एकदम। अगर एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक जोन में इनपुट टैक्स क्रेडिट और एक्चुअल आउटपुट सेल्स के बीच मैथमेटिकल एनोमली दिखती है, तो सिस्टम उसको एज अ रेड फ्लैग हाईलाइट कर देता है। ये एक आम ह्यूमन ऑडिटर के लिए लाखों इनवॉइसेस के बीच फिजिकली ढूंढना नामुमकिन है। यही वो पॉइंट है जहां हम डेटा प्रोसेसिंग की असली शक्ति देखते हैं। कैसे देश के किसी छोटे से शहर में एक दुकानदार द्वारा जनरेट किया गया एक सिंगल बेसिक इनवॉइस जब सिस्टम के मिलियंस ऑफ दूसरे डेटा पॉइंट्स के साथ ब्लेंड होता है, तो वो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर्स को शेप करता है। ये सच में हैरान करने वाला है। ऐसे मैक्रो लेवल पर रेवेन्यू मैनेजमेंट और पॉलिसी एडजस्टमेंट सिर्फ तभी हो सकते हैं जब डेटा को एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन में बदला जाए। यहां जरूरी यह है कि हम इस नेटवर्क को किसी पॉलिसी या राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें। हाँ, हमारा फोकस सिर्फ इसके स्ट्रक्चर पर होना चाहिए। बिल्कुल, इसे प्योरली एक टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल मॉडल के तौर पर एनालाइज करें। तथ्यों और आर्किटेक्चर के आधार पर देखें तो इस लेवल का डेटा मैनेजमेंट और उसकी सटीक प्रोसेसिंग किसी भी देश के आर्थिक संचालन के लिए सबसे क्रिटिकल इंजन बन चुकी है। अगर यहां MIS फेल होता है तो सीधा असर नेशनल स्ट्रैटेजी पर पड़ता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? आज के इस विस्तृत विश्लेषण से जो सबसे क्लियरली निकल कर आता है वो ये है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का सफर केवल एक तकनीकी स्टेप नहीं है, ये सर्वाइवल का स्टेप है। बिल्कुल। कच्चे आंकड़ों को सिर्फ इकट्ठा कर लेना, सेंसर्स लगा देना या लॉग फाइल्स भर लेना सिर्फ पहला और शायद सबसे आसान कदम है। असली पावर और असली चुनौती उन आंकड़ों के भीड़ में से सिग्नल को नॉइज से अलग करने में है, उन्हें ऐसे डैशबोर्ड्स और इनसाइट्स में तब्दील करने में है जिस पर ठोस कदम उठाए जा सके। सुनने वालों के लिए ये समझना बेहद अहम है कि आज के इस तेजी से बढ़ते और डिजिटलाइज होते दौर में चाहे कोई एक हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप चला रहा हो या किसी मैसिव मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट की ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेज कर रहा हो, सिर्फ नंबर्स जमा करने से एज नहीं मिलता। वो जमाना चला गया। हाँ, उन नंबर्स का सही अर्थ निकालने का आर्किटेक्चर ही एक कंपनी को इंडस्ट्री लीडर बनाता है और दूसरी को इरेलेवेंट कर देता है। डेटा अपने आप में जवाब नहीं है, वो सिर्फ जवाब ढूंढने का रॉ मटेरियल है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। हमने इस पूरी चर्चा में ये देखा कि कैसे ऑटोमेटेड सिस्टम्स, सप्लाई चेन सेंसर्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स इस पूरे ऑब्जेक्टिव डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स प्रोसेस करते हैं और उनसे हाईली स्ट्रेटेजिक, विजुअली स्टनिंग ग्राफ्स, चार्ट्स और पॉलिसीज बनाई जाती हैं। सब कुछ इस अजम्पशन पर चलता है कि हमारा रॉ मटेरियल फ्लॉलेस है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर वो फाउंडेशन लेवल पर डेटा जमा करने वाले सेंसर्स, वो ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स या एंट्री पॉइंट्स ही इनहेरेंटली फ्लॉड हों, यानी आंकड़े ही शुरुआत से गलत हो। हाँ, क्या होगा अगर उनमें कोई टेक्निकल खराबी हो या जिस तरह से उन्हें प्रोग्राम किया गया है वही ऑब्जेक्टिव डेटा को गलत तरीके से कैप्चर कर रहा हो। इस इंफॉर्मेशन एज में हम अनप्रोसेस्ड चार्ट्स और रिपोर्ट्स पर इतना ज्यादा अंधा विश्वास करने लगे हैं कि हम पीछे जाकर रॉ डेटा की इंटेग्रिटी चेक करना भूल जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा।
अगर आदेश या पॉलिसी बनाने के लिए जिस कच्चे माल का इस्तेमाल हो रहा है वही गलत फीड हो रहा हो, तो उस बुनियाद पर बनी हुई वो आकर्षक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एक पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या नेशनल स्ट्रैटेजी को मैसिव स्केल पर गलत दिशा में ले जा सकती है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। लेकिन आज के दौर में ये मैक्रो स्केल पर होता है, एकदम डोमिनो इफेक्ट की तरह। सही कहा। ये डेटा इंटेग्रिटी का सवाल एक ऐसी छोटी सी दरार है जो इस पूरी क्वांटिटेटिव इमारत को गिरा सकती है। इस पर ध्यान देना किसी भी डेटा ड्रिवन सिस्टम के लिए सबसे जरूरी कदम होना चाहिए। एक बेहद प्रभावशाली और क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सवाल। इस डीपली एनालिटिकल और विचार उत्तेजक थॉट के साथ ही हम अपने इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। कच्चे आंकड़ों के केओटिक ओशन से लेकर एक्शनेबल जानकारी की क्लियर स्ट्रेटेजिक ऊंचाइयों तक के इस सफर में भले ही अभी एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत कुछ बाकी हो, पर एक बात बिल्कुल तय है। वो क्या? आधुनिक दुनिया बिना रुके नंबर्स पर घूमती जरूर है, पर भविष्य की दिशा हमेशा वही लोग तय करते हैं जो उस शोर में से सही इंफॉर्मेशन को पढ़ना जानते हैं। धन्यवाद।